ओके, हेलो एवरीवन। हम आज सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 13 एंड दिस इज एक्सरसाइज 13.1। ये स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों का मिक्स्ड चैप्टर है, मतलब इस एक्सरसाइज में हमें दोनों टॉपिक्स पे क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें कह रहे हैं इन द फॉर्मूला एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा। यहाँ पे सिग्मा मिसिंग है, एक्चुअली इसमें कई सारी जगह पे मिस्टेक्स हैं, तो यहाँ पे सिग्मा मिसिंग है। तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई पूछ ही रहे हैं फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप डेटा। हमें पता है ये एज्यूम्ड मीन मेथड में ये फॉर्मूला होता है। डी आईज आर डेविएशंस फ्रॉम ए ऑफ। ओके, तो चार ऑप्शंस हैं फ्रॉम, मतलब डी आईज आर डेविएशंस। ये हमें पता है कि डी आईज क्या होते हैं, डेविएशंस। डेविएशंस मतलब ये डिफरेंसेस होते हैं। इसकी वैल्यू निकलती है एक्स आई माइनस ए से। ओके, तो ये एज्यूम्ड मीन से डेविएशंस हैं किस चीज़ की, एक्स आई की। ना यहाँ पे एक्स आई क्या है, क्लास मार्क, या फिर हम इसको मिड पॉइंट या मिड वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो डी आईज आर द डेविएशंस फ्रॉम ए ऑफ क्लास मार्क और मिड पॉइंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसमें सी ऑप्शन हमें दिया गया मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस। तो क्लासेस के मिड पॉइंट्स यानी एक्स आई से ये डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट करता है डी आईज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये मिलेगा हमें सी। नाउ सेकेंड इज while computing mean of grouped data, we assume that the frequencies are evenly distributed all over the classes, centered at a class mark of the classes, centered at the upper limits of the classes, centered at the lower limit of the classes। ठीक है, तो जब हमारे पास ग्रुप्ड डेटा होता है तो फ्रीक्वेंसी को हम कहाँ पे मानते हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सी वैल्यू यूज़ करते हैं क्लासेस में से, वो ये पूछ रहे हैं। जैसे कि अगर हमारे पास क्लास मार्क्स हैं फ्रॉम 0 to 10 एंड 10 to 20, और सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी में दे रखी है 5 और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3, तो फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल हम इनमें से किस वैल्यू के ऊपर करते हैं, ये लोअर लिमिट्स के ऊपर करते हैं, अपर लिमिट्स के ऊपर करते हैं, या फिर इनकी जो मिडिल वैल्यूज़ होती हैं, मतलब यहाँ से जो हम क्लास मार्क्स निकालते हैं उनके ऊपर करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक्स आई निकालते हैं, एक्स आई क्लास मार्क्स होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क्स के ऊपर सेंटर्ड माना जाता है। ठीक है, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर क्लासेस। ठीक है, तो ये तो नहीं होता है क्योंकि हम यहाँ से क्लास मार्क्स निकालते हैं। फिर ये है सेंटर्ड एट क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस, ये हमारा आंसर है। और नीचे अपर लिमिट और लोअर लिमिट के हैं तो ये भी गलत है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज if xi's are the midpoints of the class intervals of group data and fi's are the corresponding frequencies and x bar is the mean, then अब यहाँ पे ये भी मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। एक्चुअली ये एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं। इसकी जगह पे जो करेक्ट इसकी वैल्यू है वो ये है कि यहाँ पे ब्रैकेट है और ये है सिग्मा एफ आई एंड ब्रैकेट के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार है। ओके, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी। ठीक है, इसको अगर हम करेक्टली लिखते हैं तो सिग्मा एफ आई ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें पता है एक्स बार क्या होता है। एक्स बार डायरेक्ट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, तो हम सिंपली यहाँ पे एक्स बार की जगह उसकी ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा सिग्मा एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस, ये पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, नाउ अब अगर हम सिग्मा एफ आई का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये डिनोमीटर वाला सिग्मा एफ आई इसको कट कर देगा और यहाँ पे भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी सिग्मा एफ आई एक्स आई। नाउ सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अलावा अगर हम चाहें तो एफ आई एक्स आई का सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले ही कर सकते हैं, बाद में एक्स बार की वैल्यू पुट करें। ओके, इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाता है। ठीक है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एफ आई इंटू एक्स बार होगा, तो वो इक्वल है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एच
ना यहाँ पे फिर से यहाँ पे सिग्मा वगैरह इसमें मिसिंग ही है, तो सिग्मा ये हमारा स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल ए प्लस एच, एच इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ए अलग है, ए प्लस होगा इस पूरी वैल्यू के साथ, और यहाँ हमें मिलेगा सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यू आई इक्वल, यू आई की वैल्यू क्या होती है, तो यू आई की वैल्यू जो डेविएशंस होते हैं डी आई की वैल्यू होती है उसको एच यानी क्लास साइज से डिवाइड करके मिलती है, मतलब यू आई की वैल्यू होती है, इसको बेसिकली हम डी आई अपॉन एच लिखते हैं, और डी आई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है एक्स आई माइनस ए, तो यू आई की वैल्यू हो जाएगी एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नाउ एब्सिसा इज एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन टाइप and the more than type cumulative frequency curves of a grouped data gives its mean, median, mode और all the three above। ठीक है, देखो आप पूछ क्या रहे हैं एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन टाइप एंड ऑफ मोर देन टाइप cumulative frequency curves। ना ये क्वेश्चन अब हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन पहले था जब इनके ग्राफ्स वगैरह बनाए, अभी लेस देन टाइप हमारे पास डेटा होता है, मोर देन टाइप भी डेटा होता है जिसमें हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी जाती है, जैसे ये लिखा होता है इस तरीके से बिलो 10 क्लास इंटरवल की जगह पे बिलो 10, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं बिलो 20 बिलो 30, इस तरीके से क्लास इंटरवल्स की जगह पे हमें ये बिलो मतलब लेस देन टाइप या बिलो लिख करके आ सकता है, इस तरीके से हमें क्लास इंटरवल दिए जाते हैं, तो इनमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती है बल्कि इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी जाती है। ठीक है, तो वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं एक लेस देन टाइप का और मोर देन टाइप का, तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमें मीडियन देता है। ठीक है, तो जिनको पढ़ना है वो ये टिक कर सकते हैं, नहीं तो ये आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास एंड फ्रीक्वेंसी, ये हमें क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दी गई है द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। ना मॉडल क्लास और मीडियन क्लास दोनों की लोअर लिमिट का सम पूछा है, तो मॉडल क्लास पहले हम निकाल लेंगे क्योंकि मॉडल क्लास बहुत आसान होता है, जिसमें भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल रही है उसकी क्लास को मॉडल क्लास बोलते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है 20, तो ये जो 15 to 20 है ये मॉडल क्लास हो गया, तो इसकी लोअर लिमिट हमें मिल रही है 15, इसमें हमें ऐड करनी है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। ना मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करना होता है, मीडियन क्लास के लिए हम सारी फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले ऐड करेंगे, सो ये हो जाएगा 10 + 15 25 + 12 दैट्स 37 + 20 57 57 + 9, n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 57 + 9 दैट इज 66। ओके, ना मीडियन क्लास निकालने के लिए हम n/2 निकालते हैं सबसे पहले, तो n/2 की वैल्यू 66/2 ये हो जाएगी 33। ना इसको चेक किया जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 33 या उससे बड़ा नंबर हमें मिलना चाहिए, तो अगर हम यहीं पे एक छोटा सा कॉलम बना लें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो यहाँ मिलेगा हमें 10, यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सारी फ्रीक्वेंसीज एड अप होती चली जाती हैं, तो ये पहली सेम रहती है 10, नाउ 10 + 15 25 25 + 12 37। ठीक है, तो या तो n/2 मिलना चाहिए या उससे बड़ा नंबर मिलना चाहिए, तो ये 37 मिल गया हमें। ठीक है, तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस क्लास में लाई करेगी वो होगी मीडियन क्लास, सो दिस इज मीडियन क्लास, इसकी लोअर लिमिट है 10, तो इन्हीं दोनों का सम हमसे पूछा गया था, तो 10 + 15 25 इज अवर आंसर बी। ओके, नाउ अब ये दूसरा दिया गया टेबल, इसमें पूछ रहे हैं अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो अगेन सेम वही चीज़ वही प्रोसेस, पूरी मीडियन को फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करेंगे, n आएगा, n/2 निकालेंगे और इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम n/2 की वैल्यू या फिर उससे बड़ी वैल्यू को चेक करेंगे। ओके, तो इसमें n हमें कितना मिल रहा है 13 + 10 23 + 15 दैट्स 38 38 एंड 8 46 + 11 46 + 11 55, तो n/2 ना 55 का हाफ क्या हो जाएगा, n/2 कितना हो जाएगा 27.5। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम इसमें देखते हैं तो पहले 13, फिर ये 23 23 + 15 38। ठीक है, तो 27.5 या फिर उससे बड़ी, तो ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसकी मिडिल क्लास हो जाएगी 12 to 7, लोअर लिमिट हमें मिलेगी, अपर लिमिट पूछिए सॉरी, अपर लिमिट हमें मिल रही है 17, तो आंसर इज ए 17। नाउ
फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द मॉडल क्लासेस, इसमें भी मॉडल क्लास पूछा गया है। तो सबसे पहले तो जो इस तरीके की टेबल होती है बेलो टाइप या फिर लेस देन टाइप, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती है, इसमें हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी जाती है। तो दिस इज अवर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर क्लास मार्क्स में, ठीक है, 0 to 10, 10 to 20 इस तरीके से, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो इधर वाला पार्ट तो इजीली है, बिलो 10 का मतलब हो गया 0 to 10, और ये 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ये हो गई हमारी सी आई। नाउ फ्रिक्वेंसी के लिए अब ये बिलो 10 का मतलब है, बिलो 10 में नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी स्टूडेंट्स हमें मिल रहे हैं 3, ओके। तो 0 to 10 में भी हमें वही मिलेगा 3। फिर बिलो 20, बिलो 20 में मिल रहे हैं 12, हमें चाहिए 10 to 20, तो 10 तक के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको माइनस कर देंगे, तो 12 में से 3 माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो 12 माइनस 3 बचेगा 9। अब जितनी फ्रीक्वेंसी है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, तुम्हें अपनी फ्रीक्वेंसी में से उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी माइनस करनी होती है। तो 12 माइनस 3 ये बचा 9। ना 27 माइनस 12 हम कर देंगे, तो यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 15, ओके। फिर 57 माइनस 27, यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 30। फिर 75 माइनस 57, तो यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है 75 माइनस 57, दैट्स 18, एंड 80 माइनस 75 ये हमें मिल रहा है 5, ओके। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है 30, तो 30 की जो क्लास इंटरवल है वो है 30 to 40, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यस 30 to 40। ना मॉडल क्लास पूछा है तो 30 to 40 ये हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें पूछ रहे हैं द डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट और मिडिल क्लास की अपर लिमिट में डिफरेंस चाहिए हमको। तो पहले हम क्लासेस निकाल लेते हैं। मॉडल क्लास सिंपली ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 20, तो मॉडल क्लास तो यही होगी 125 to 145। मॉडल क्लास की हमें लोअर लिमिट चाहिए है, तो हम बात कर रहे हैं 125 की, ओके ना। मिडिल क्लास और चाहिए, तो मिडिल क्लास के लिए हम इसको ऐड करेंगे, तो टोटल फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी हमें। n 4 + 5 9, 9 + 13 22, + 20 42, + 14 56, 56 + 7 दैट 63, 63 + 4 67। नाउ n/2 चाहिए, तो n/2 67 का हाफ हो जाएगा 33.5। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये 4 + 5 9, 9 + 13 22, 20 + 20 42, 42 प्लस, ठीक है, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। n/2 33.5 या उससे बड़ी वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चाहिए होती है, तो ये है 42। यहाँ पे हमें मिडिल क्लास की अपर लिमिट चाहिए, तो मिडिल क्लास की अपर लिमिट है 145, ठीक है ना। इसमें सम नहीं बोला है, इसमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो 145 और 125 का डिफरेंस कितना होता है 20, सो दिस विल बी अवर आंसर 20, राइट। Now the times in seconds taken by 150 athletes to run a 110 hurdle race are tabulated below। तो ये टाइम पीरियड दिया गया है 150 एथलीट्स ने, मतलब ये फ्रीक्वेंसी का सम आपको दिया गया है पहले से 150, इनका टाइम पीरियड ऊपर हमें क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया गया, ठीक है ना। हमें पूछा क्या है, द नंबर ऑफ एथलीट्स हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस देन 14.6 सेकेंड्स। 14.6 सेकेंड से कम टाइम में कितने एथलीट्स ने रेस कंप्लीट कर ली, ओके। तो 14.6 का यहाँ पे है ना, इससे कम टाइम में, तो हमें कहाँ तक का चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ तक के नंबर ऑफ एथलीट्स हमें चाहिए, तो इन सबको बस ऐड करना है, ठीक है। तो बस 2 + 4 6, 6 + 5 11, 71 + 11 82, ये तो बहुत ही ईजी दे दिया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। ना 11 ये है मोर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमें मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। इसमें पूछ रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 to 40, 30 to 40 की क्लास पूछ रहे हैं। तो मोर देन और इक्वल टू में फ्रीक्वेंसी पूछा है, इसको पहले तो हम CI में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसमें हमें क्या मिलेगा, मोर देन इक्वल टू 10 10 की हमें यहाँ पे डिफरेंस दिख रही है, तो ये 0 to 10 हो जाएगा, ये 10 to 20 हो जाएगा, ये 30 40
50, 60, जगह नहीं है इसलिए यहीं पे लिख लिया ना। अब इससे अगर हम फ्रिक्वेंसी निकालते हैं तो मोर देन 0 63। देखो जब लेस देन टाइप होता है तो पूरी फ्रिक्वेंसी का हमें सम मिलता है सबसे नीचे, लेकिन जब मोर देन टाइप होता है तो पूरी फ्रिक्वेंसी का सम हमें मिलेगा टॉप पे। अब इसमें क्या करना है, ऊपर से नीचे माइनस करते हुए चलना है। तो मोर देन और इक्वल टू, अब 0 से ज़्यादा 63 है लेकिन 10 से ज़्यादा 58 है, तो 0 और 10 के बीच में कितने हुए, 63 माइनस 58। ओके, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितना मिल रहा है, 5। ठीक है, अब 10 से ज़्यादा 58 है और 20 से ज़्यादा 55 है, तो 10 और 20 के बीच में कितने हुए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो 20 से ज़्यादा वाले हैं वो हम माइनस कर देंगे 10 से ज़्यादा वाले में से, तो हमें 10 और 20 के बीच वाले मिल जाएंगे। तो 58 माइनस 55 क्या बचा, दैट्स 3। ऐसे ही सभी में से माइनस कर देंगे। 58 माइनस 55 ये 3 हो गया, 55 माइनस 51 ये 4 हो गया, 51 माइनस 48 ये 3 हो गया, एंड 48 माइनस 42 6, और लास्ट वाला 42 जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, नाउ पूछा क्या है, 30 to 40 की फ्रिक्वेंसी, तो 30 to 40 ये है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 3, तो आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर, ठीक है, ये यहाँ से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो गई है हमारी। इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन द प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, कैन नॉट अकर, कोई इवेंट अगर हो ही नहीं सकता है तो ऐसे इवेंट को पहले तो हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, और जब कोई इवेंट हो ही नहीं सकता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ना प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो 1/3 ये 1 और 0 के बीच में है, 0.1 ये भी बीच में है, 3% ये 3/100 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू 0.03 आएगी, ये भी ठीक है। 17/16, ना ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर बड़ा होता है तो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आती है। ठीक है, तो ये इसकी जो वैल्यू है 17/16 ये 1 से ज़्यादा है, तो यही प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, सो दैट इज अवर आंसर। नेक्स्ट 14, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, वेरी अनलाइकली यहाँ पे लगा हुआ है, इम्पॉसिबल नहीं बोला गया है। ओके, सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू, ठीक है, तो इसमें हमें बस अपना लॉजिक लगाना है, सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अनलाइकली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में जो भी सबसे कम हो उसको हमें मार्क कर देना है। इस प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू 0.1, 0.01, 001 और ये 0001। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। 15, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यहाँ पे पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है अपोजिट इवेंट। ठीक है, तो पी, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी है तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे कि किसी भी इवेंट के होने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है ना, तो उसमें से इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर देंगे तो इसके ना होने के चांसेस हमें मिल जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इसको हम पी ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर हम बार लगाते हैं ऐसे, और इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1 में से इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस करके। तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें पी दे रखी है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 माइनस पी, दैट्स ऑप्शन सी। नाउ ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर अकरेंस कैन नेवर बी। नाउ किसी की प्रोबेबिलिटी को परसेंट में चेंज कर दें तो क्या होगा, तो परसेंटेज कहाँ से कहाँ तक होती है, परसेंटेज 0% हो सकती है और वहाँ से लेकर के 100% तक हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ऐसा पूछना, अगर परसेंटेज में चेंज कर देंगे तो कहाँ से कहाँ तक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ऐसा पूछा कैन नेवर बी, कहाँ तक मतलब कौन सी प्रोबेबिलिटी इन चारों में से नहीं हो सकती, तो लेस देन 100 वो तो हो सकती है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 ये भी हो सकती है, लेस देन 0 तो परसेंटेज 0 से कम नहीं हो सकती। देखो प्रोबेबिलिटी चाहे परसेंटेज के केस में दी गई हो चाहे फ्रैक्शन में दी गई हो, किसी भी तरीके से दी जाए वो 0 से कम हो ही नहीं सकती, मतलब 0 से कम मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं आ सकती। ठीक है, तो बी इसका आंसर है, एनीथिंग बट ए होल नंबर। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो 17, इफ पी ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, ठीक है, ए की प्रोबेबिलिटी को पी ए डिनोट करता है, तो ए की प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं, लेस देन 0 नहीं, ग्रेटर देन 1 नहीं, ठीक है, और यहाँ पे ये दो ऑप्शन दिए हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 है। तो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कहाँ से क्या हो सकती है, तो ये सी हो जाएगा, 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है 13, ए कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए रेड फेस कार्ड। ठीक है, 52 कार्ड्स में से रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी है। ओके,
तो सबसे पहले तो फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? फेस कार्ड होते हैं 12, ठीक है, जिनमें से आधे रेड होंगे और आधे ब्लैक होंगे, तो 6 रेड। तो टोटल रेड कलर के फेस कार्ड होते हैं हमारे पास 6, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/52, ठीक है। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 3/26, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन लीप ईयर। ना, नॉन लीप ईयर का मतलब क्या है? जिसमें फरवरी में 28 डेज होंगे, ठीक है, फरवरी में 28 डेज होंगे, तो टोटल ईयर में जो दिन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 365। ओके, नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसमें हमें करना क्या है? 53 संडेज की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ वीक्स निकालने हैं, क्योंकि जितने वीक्स होंगे ईयर में उतने तो हर दिन उतनी बार रिपीट तो करेगा ही, ठीक है। तो 365 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें, क्योंकि एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं, 365 को अगर हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, ओके, तो कितना जाएगा? 7 5 या 35, ओके, एक बचा, 3 हो गया 15, 7 2 या 14, अब एक रिमाइंडर बच गया, 52 होल प्लस 1/7, ये बच रहा है। मतलब 52 वीक्स हमारे पास पूरे होते हैं और एक दिन लास्ट में हमारे पास बच जाता है। तो कोई भी दिन होगा वीक का, वो 52 टाइम्स तो आएगा ही आएगा हर साल, ठीक है। नॉन लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर में क्या बचता है? 2 दिन बचते हैं एक्स्ट्रा, तो अब बचा एक दिन। अब उस एक दिन में जो भी दिन होगा वो 53 टाइम्स आ जाएगा, है ना। तो बाकी सारे तो 52 टाइम्स तो आने ही आने। तो 53rd संडे की क्या प्रोबेबिलिटी है? ना, 7 दिन होते हैं, एक दिन है हमारे पास, तो 7 में से संडे कितनी बार आ सकता है? एक बार आ सकता है, तो 1 आउट ऑफ 7 ऑप्शन है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी है 53rd संडे आने की, या किसी भी दिन के 53rd टाइम आने की, जो प्रोबेबिलिटी है 1/7 ही रहेगी। संडे की जगह अगर ये मंडे भी पूछते, ट्यूसडे पूछते, वेंसडे, कोई भी दिन पूछते, तो नॉन लीप ईयर में 53 टाइम्स किसी भी दिन के आने की प्रोबेबिलिटी 1/7 होती है, और लीप ईयर में 2/7 होती है, क्योंकि उसमें 2 दिन बचते हैं इसलिए। नाउ 20, when a die is thrown, the probability of getting an odd number less than 3, ठीक है। तो डाई थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास 6 नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3, 3 से छोटा ऑड नंबर क्या होता है? 1 होता है केवल, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 में से 1, मतलब 1/6, वेरी इजी। नेक्स्ट, a card is drawn from a deck of 52 cards. The event E is that card is not an ace of hearts. The number of outcomes favorable to E is, ठीक, इसमें probability नहीं पूछी है, number of outcomes favorable to E पूछा है। Now E क्या है? That card is not an ace of heart, ठीक है ना, हार्ट का एस नहीं होगा। एस कितने होते हैं? टोटल 4, ठीक है। एक हमारे पास हार्ट का होगा, एक क्लब का होगा, एक स्पेड का होगा और एक डायमंड का होगा। टोटल 4 कार्ड होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हार्ट का नहीं होना चाहिए। अब अगर हार्ट का कार्ड नहीं है, हार्ट का एस नहीं है, तो क्या होगा? बचे कितने कार्ड हमारे पास, ठीक है ना। हमें सिर्फ एक कार्ड हटाना है यहाँ पे, ये समझना, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो एस के कार्ड्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे कि 4 में से एक एस का कार्ड हटा दो हार्ट का, बचे 3, ठीक है, वो आंसर नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। इनसे पूछ रहे हैं ई जो है वो एस का हार्ट नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, नॉन एस कार्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो सिर्फ एक कार्ड हमें हटाना है हार्ट का, तो इसको हटाओगे तो 52 - 1 हमारे पास 51 फेवरेबल आउटकम्स बचेंगे, ओके। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैड एग in a lot of 400 is 0.035. The number of bad eggs in the lot is टोटल नंबर ऑफ एक्स यहाँ पे दिए गए हैं 400, जिसमें से कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ खराब भी होंगे ना। खराब की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दी गई है 0.035। तो खराब की प्रोबेबिलिटी, बैड एग हम ले लेते हैं BE, बैड एग क्या होती है प्रोबेबिलिटी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो मान लेते हैं हम कि n बैड एक्स हैं इसमें, तो n बैड एक्स हो गए, ओके। बैड एक्स कितने ले लिए हमने? n, तो n हो गया अपॉन टोटल नंबर ऑफ एक्स। तो टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने दिए गए हमें? 400, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी बैड एक्स की दी गई है हमें 0.035, तो इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे 0.035। अब n निकालने के लिए 400 का इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, ओके। तो 35 का मतलब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा? 35 × 4, 35 2 या 70, 70 2 या 140, और ये 2 0 हैं तो मल्टीप्लाई होकर के बचेगा 14। तो नंबर ऑफ बैड एक्स हो गए हमारे पास 14। सिंपली इसका मल्टीप्लाई करना है
0.035 का 400 में 14 आएगा। ओके, ए गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन ए लॉटरी इज 0.08। एक लड़की ने कैलकुलेट किया कि उसकी फर्स्ट प्राइज आने के जो चांसेस हैं वो 0.08 है। इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, टोटल 6000 टिकट सेल की गई हैं, हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट नाउ। तो प्रोबेबिलिटी उसकी 0.08 है, तो कितनी टिकट्स उसने खरीदी हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है। मान लेते हैं कि उसने n टिकट्स बॉट की हैं, तो 0.08 ये प्रोबेबिलिटी हो गई इक्वल n नंबर ऑफ टिकट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, दैट इज 6000, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 0.08 इंटू 6000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.08 इंटू 6000, ये हो जाएगा 8 इंटू 6 48 और एक 0 480, ठीक है। तो उसने 480 टिकट्स बाय कर रखी हैं। One ticket is drawn at random from a bag containing tickets numbered 1 to 40. 1 to 40 नंबर्ड हैं टिकट्स, उनमें से एक टिकट बाहर निकाली गई है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टिकट हैज़ ए नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल की टिकट आएगी बाहर, तो क्या दिक्कत है इसमें, निकाल लो। 5 के मल्टीपल्स 1 to 40 में कितने आते हैं, 8 आते हैं। लाइक 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो टोटल टिकट्स कितनी है 40 और 5 के मल्टीपल्स कितने हैं 8, तो आंसर क्या हो गया 8 अपॉन 40 दैट इज 1 अपॉन 5, 25। देखो, somebody is asked to take a number from 1 to 100, 1 to 100 में से कोई एक नंबर asked to take मतलब लेने के लिए, सपोज करने के लिए, जो भी है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए प्राइम, इसके प्राइम होने के क्या चांसेस है ना। इसमें हमें चाहिए कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। एक नंबर इसमें सेलेक्ट किया गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए प्राइम नंबर। तो कितने प्राइम होते हैं 1 से लेके 100 के बीच में, वो निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 अपॉन 100, ओके। तो ये तो भाई हमें काउंट करना पड़ेगा। अब जिसको प्राइम नंबर्स पता हैं वही कर सकता है इसको। तो 2 3 5, इसमें टाइम लगेगा, 5 7, उसके बाद 11 13, उसके बाद 17 19 23 25 27 29 31, फिर 37 41 43 47, then 53, okay, and 59, 59 के बाद 61 होता है, फिर 67 होता है, 71, 17 प्राइम होता है, हाँ 73 भी होता है, 79 भी होता है, फिर 83 होता है, 87 नहीं होता है, 89 होता है, और उसके बाद 91 नहीं होता है, 93 हो जाएगा, 97 हो जाएगा। बस अब इनको हमें काउंट करना है। तो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, कुछ तो गड़बड़ है भाई। चलो देखते हैं, 26 अपॉन 100 अगर हम करते हैं तो ये किससे 2 से डिवाइड होगा, ये बचा 13, हाँ आ तो गया भाई, कोई गड़बड़ नहीं है। आंसर है इसका डी, 13 अपॉन 50, ओके। अब अगर यहाँ पे एक भी नंबर का हमारा गड़बड़ हो गया, एक भी नंबर अगर हम भूल गए, तो हमारा आंसर आएगा 25 अपॉन 50। अब इसका आंसर हो जाता है, सॉरी 25 अपॉन 100, और आंसर आएगा 1 अपॉन 4, और ये ऑप्शन में मौजूद है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, MCQs में जो गलत ऑप्शन हमारा आना होता है ना, वो भी हमेशा प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हमारे पास, 26। ए स्कूल हैज़ 5 हाउसेज A B C D E, ए क्लास हैज़ 23 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 23 स्टूडेंट्स हैं। 4 फ्रॉम हाउस ए,
8 फ्रॉम हाउस बी, 5 फ्रॉम सी, 2 फ्रॉम डी एंड रेस्ट फ्रॉम ई। ठीक है ना, यहाँ पे ए क्लास, ये हाउस की बात नहीं कर रहे हैं, ये बस एक सिंगुलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक क्लास में 23 स्टूडेंट्स हैं, 4 आए हैं हाउस ए से, मतलब 4 हाउस ए को बिलोंग करते हैं, 8 हाउस बी को बिलोंग करते हैं, 5 फॉर सी, 2 फॉर डी एंड रेस्ट फॉर ई। ठीक है, तो ई के हम इजीली निकाल सकते हैं, इन सबको ऐड करेंगे, 23 में से माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 4 + 8 12 + 5 17 + 2 19, तो 23 माइनस 90, तो 4 स्टूडेंट्स हैं जो कि हाउस ई को बिलोंग करता है। नाउ ए सिंगल स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द टू बी द क्लास मॉनिटर। क्लास मॉनिटर के लिए एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम ए बी एंड सी, ए बी या सी से नहीं होना चाहिए, मतलब कहाँ से होगा, या तो डी से होगा या ई से होगा। नाउ डी से कितने स्टूडेंट्स हैं 2, और ई से कितने स्टूडेंट्स हैं 4, तो टोटल हमें कितने मिल रहे हैं 6, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 23, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 26/23, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, सो दिस इज होल एक्सरसाइज 13.1 जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। आई होप एवरी वन ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके आगे वाली एक्सरसाइज। ओके।